हो गया भी हो गया, पाकिस्तान आजाद हो गया, व्हाट्सएप फेसबुक इंटरनेट हर चीज चल गई। इसके साथ एक अच्छी खबर भी आ रही है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का 3D प्रिंट भी आ गया और इसके अलावा जो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है कराची वाला उसका भी एक 3D प्रिंट आ गया। दोनों बहुत ही कमाल लग रहे हैं। ये अगर 3D प्रिंट्स के मुताबिक बनाया जाए तो बहुत ही अच्छे स्टेडियम बन जाएंगे ये दोनों। इसके पीछे एक स्टोरी है, मतलब प्रॉपर तरीके से इनको डिजाइन किया गया और प्रॉपर तरीके से इनको बनाया जाएगा। 2 फेजेस में ये दोनों क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। पहले फेज में जो चैंपियन ट्रॉफी में होगा, चैंपियन ट्रॉफी के लिए इनको बनाने के लिए सिर्फ एक तरफ ये एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे और दूसरे स्टैंड्स वगैरह की सफाई करेंगे और उनको थोड़ा मतलब कि पोशिश वगैरह कर देंगे। और जो दूसरा फेज होगा उसमें ये उनके ऊपर स्टैंड्स लगाएंगे और उसके बाद कवर्स लगाएंगे, मतलब पूरी एक छत बनाएंगे जो कि उससे भी आला बन जाएगा। पहला फेज सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाया जा रहा है। उसमें ये लोग चैंपियन ट्रॉफी के लिए जितनी मतलब कि वो गुजारे लायक बनाएंगे, एक शेप बनाएंगे और उसके अलावा उसमें जितनी फैसिलिटीज हो सकेंगी वो देंगे। और उसके बाद जब दूसरा फेज शुरू होगा वो चैंपियन ट्रॉफी के बाद शुरू होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है पाकिस्तान के पास कि ये दोनों फेज एक ही टाइम में मुकम्मल कर ले चैंपियन ट्रॉफी से पहले। इसीलिए इन्होंने 2 फेजेस में ये काम डिवाइड कर दिया। और अब देखिए जो पहला फेज होगा वो कब तक तैयार होगा। मुझे लगता है कि वो चैंपियन ट्रॉफी से पहले तैयार होगा और अगर ये ज्यादा कोशिश करें तो ये दूसरा फेज भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान के काफी ज्यादा मैचेस हैं जो कि होम सीरीज है। एक इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज होगी और दूसरी सीरीज होगी बांग्लादेश के साथ। और ये दोनों सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान को इन्हीं स्टेडियम्स पे खेलना पड़ेगा, इसीलिए इनके पास टाइम थोड़ा कम। अगर 3D प्रिंट्स देखे जाएं तो कमाल हैं दोनों की। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो शेप बनेगी सेकंड फेज के बाद वो बहुत ही कमाल बनेगी। और जो कराची वाला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसकी भी बहुत अच्छी शेप है। मतलब पहली शेप में आप एक तरफ देख सकते हैं यूनिवर्सिटी रोड एंड की तरफ से एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी और दूसरी तरफ स्टैंड्स वैसे के वैसे रहेंगे। दूसरी खबर आ रही है कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट के हेड कोच हैं जोनाथन ट्राउट, उनको रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। उसके पीछे उन्होंने जो वजह बताई वो ये थी, उन्होंने 3-4 वजह बताई। पहली वजह उन्होंने ये बताई कि मैं प्लेयर्स की जो सिलेक्शन मैं करना चाहता हूँ वो सिलेक्शन कमेटी वो वाली नहीं मानती, मतलब कि बोर्ड वो चीज़ नहीं मानता जो मैं कहता हूँ। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ कुछ बंदों का बिहेवियर अच्छा नहीं है, जिनमें ऑफिशियल्स भी हैं और प्लेयर्स भी हैं। कुछ प्लेयर्स इनके बिहेवियर की वजह से इनसे तंग हैं और वो इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। दूसरा रीजन बताते हुए उन्होंने बोला कि मैं एक तो बॉलिंग कोच चाहता हूँ, उसके अलावा बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच, तीनों कोचेस चाहता हूँ मैं टीम में ये लोग लाएं और मैं उनको हेड करूँ। मतलब हेड कोच होगा तो वो उन तीनों को कंट्रोल करेगा, वो तीनों असिस्टेंट कोच होंगे इसके। तो इस चीज़ के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मान रहा। वो कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ भी आप नहीं करना। तो इसीलिए ये रौला बना हुआ है उनका। वो कहते हैं कि मैं अब छोड़ के जाऊंगा। दिसंबर तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था और शायद वो दिसंबर से पहले ही चले। ऐसे देखा जाए तो जोनाथन ट्राउट की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो चीज़ें उसने बोली हैं, वो उसने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आजकल ट्रेंडिंग में है। पहली चीज़ ये जो इन्होंने कोचेस का मुतालबा किया, मतलब बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच और इसके अलावा फील्डिंग कोच, ये तो पूरी दुनिया में आजकल ट्रेंड चल रहा है। इंडिया में आप देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बाकी सब में देख लें, हर फील्ड का अपना अलग कोच होता है। ये तो कोई गलत डिमांड नहीं है। और इसके अलावा जो दूसरी बात आ गई सिलेक्शन की, और सिलेक्शन में भी कोच को असल चीज़ पता होती है। उसको पता होता है कि मैंने कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करना है। अगर तो ये प्लेयर सिलेक्ट करूंगा तो मेरी टीम ऐसा परफॉर्म करेगी। इसलिए उसने कहा कि मुझे ज़्यादा अथॉरिटी दें कि मैं प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकूं। लेकिन बोर्ड वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये अथॉरिटी हमारी है, हम ही ये सब करेंगे। जैसे पाकिस्तान में अथॉरिटी दे दी गई है जैसन गिलिस्पी को कि आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये अथॉरिटी हमारे पास रहेगी। इन्हीं वजूहात की वजह से ये जोनाथन ट्राउट जो है वो छोड़ के जाएंगे। हमारे जो लेजेंड हैं वसीम अकरम, उन्होंने भी कह दिया कि ये जो आमिर जमाल है वो बहुत ही आला ऑलराउंडर है। आप उसकी देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान की, उसमें सिर्फ एक वही बैट्समैन था और वही बॉलर था जिसने दलेराना तरीके से खेला, बहुत ही बहादुर तरीके से उस बंदे ने खेला। वसीम अकरम ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन जितने भी तजर्बाकार थे उन सब ने बोला कि ये एक वाहिद बंदा ऐसा है आमिर जमाल जो कि डटा हुआ है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के सामने, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के सामने, क्योंकि इसने उनको ललकारा तक भी। आपने देखे होंगे वो क्लिप्स जिसमें रिचर्ड स्टार्क को गुस्सा होता रहा है, और ऐसे ही इसने पूरी सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसी वजह से वसीम अकरम ने बोला कि इसको मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग इसको T20 में क्यों नहीं जगह दे रहे। इसकी T20 में भी जगह बनती है। ये एक अग्रेसिव ऑलराउंडर है और ये आपको मदद कर सकता है। दूसरा, काफी दिनों से मेरे जहन में एक सवाल खटक रहा था कि यार वो हसन अली को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया ये जो टेस्ट सीरीज है, क्योंकि वो बंदा जो मतलब दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ भी हो रहा हो लेकिन वो बंदा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। इस बार टेस्ट सीरीज में उसको क्यों नहीं लिया गया? वैसे उसकी जगह तो बनती नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो वजह आ रही है वो ये है कि वो इंजर्ड हैं और उनकी इंजरी का खर्चा जो है वो पीसीबी उठा रहा है।
ये मतलब कि उस प्लेयर की जीरो परफॉर्मेंस है और फिर भी पीसीबी उस पर खर्चा कर रहा है, और बजाय इसके इनको चाहिए कि जो नया टैलेंट आ रहा है उन पे खर्चा करें, उनको ज्यादा टाइम दें। आज की वीडियो में यही सब था। आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।